A very warm welcome all of you dear students for the lecture number 4 of rotational dynamics. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट्स कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. तो देखते हैं व्हाट इज़ कोनिकल पेंडुलम. एंड पहले तो हम एक नॉर्मल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे एंड लेट अस सी हाउ डज अ नॉर्मल पेंडुलम लुक्स लाइक. तो ये जो पेंडुलम है दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिंपल पेंडुलम एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट दिस पेंडुलम ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ. देखो ये डेरिवेशन तो हमने नहीं किया है बट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g. भले आपने इसका डेरिवेशन ना किया हो बट रियलिटी में आपने ये वाला जो इक्वेशन है वो मेजरमेंट्स में बार बार यूज़ किया है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे. बट इसको इस टाइप के पेंडुलम को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, जो आप जानते हैं पहले से, राइट. सो दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड इज t इक्वल टू टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में. ये हमको पढ़ना है. तो कोनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है. सो इफ़ यू आस्क मी टू डिफाइन अ कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन ये होगा कि अ पेंडुलम इन विच, देखो ये जो ब्लैक कलर का मास है इसको हम बोलते हैं बॉब, BOB बॉब, राइट. और आप देख सकते हो डायग्राम में कि दिस बॉब इज अटैच टू अ स्ट्रिंग. सो अ कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम इन विच द बॉब परफॉर्म्स UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट द स्ट्रिंग मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द कोन. सो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा. अ कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम इन विच द बॉब परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट द स्ट्रिंग मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अ कोन. अब आपके सिलेबस में क्या क्या है, देखो हमको क्या क्या करना है. हम तीन चीज़ ढूंढेंगे. एक तो V मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब. दूसरा हम ढूंढेंगे T डैश मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग. ओके, ये भी हमको ढूंढना है. और लास्ट हम ढूंढेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मतलब हमको तीन चीज़ ढूंढना है. एक तो हमको ढूंढना है स्पीड ऑफ द बॉब, और हमको ढूंढना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और तीसरा हमको ढूंढना है टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. ऑफ कोर्स इसका आंसर t इक्वल टू 2π√L/g तो नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा. हम देखते हैं क्या आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये डेरिवेशन हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं, राइट. सो लेट अस सी टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. तो ये कोनिकल पेंडुलम है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब यहाँ पे उसको हैंग किया गया है. दिस इज़ द बॉब एंड लेट अस से दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. तो स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा. देखो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है कोनिकल पेंडुलम में, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ. हमको ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ द बॉब, हमको ढूंढना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, और हमको ढूंढना है टेंशन इन द स्ट्रिंग. पहले तो इस पोजीशन में लेट अस सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पोजीशन में, इन दिस पोजीशन, मैंने इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रोक लिया है. एंड इन दिस पोजीशन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब विल बी, एक तो mg होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, तो एक mg, और दूसरा होगा टेंशन, विच इज़ टेंशन तो सब जानते हैं, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास. तो दीज आर द ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब. सो बॉब के ऊपर कौन से दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरा mg. करेक्ट है. अब देखो हम क्या करेंगे कि इस टेंशन को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, देखो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ. एक वर्टिकल लाइन बना लिया. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट. तो अब मैं टेंशन को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेता हूँ और मैं टेंशन को लिखूँगा T डैश. ठीक है, बिकॉज मैं t को रिजर्व रखना चाहता हूँ, t को मैं रिजर्व रखना चाहता हूँ फॉर टाइम पीरियड. तो मैंने टेंशन को इसलिए T डैश लिख लिया है. तो अब मैं T डैश को दो पार्ट में रिजॉल्व करता हूँ. इफ़ आई रिजॉल्व T डैश इंटू टू पार्ट्स तो मुझे उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे. एक तो ऐसा वाला वर्टिकल कंपोनेंट ये, और हम जानते हैं कि ये होगा T डैश कॉस थीटा, करेक्ट है. और एक कंपोनेंट ये होगा जो सेंटर की तरफ होगा सर्कल के. एक मिनट. और एक कंपोनेंट होगा ऐसे जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इस तरह से पॉइंट करेगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और ये होगा T डैश साइन थीटा. सो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर टेंशन एंड वेट mg.
तो हमने क्या किया, वेट टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, टी डैश को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, टी डैश कॉस थीटा, टी डैश साइन थीटा। बिकॉज द बॉब इज नाइदर मूविंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स, मतलब बॉब वाई एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो पहला इक्वेशन मैं लिखूंगा यहाँ पे कि टी डैश कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, और ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूं तो जो फोर्स है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर वो है टी डैश साइन थीटा। तो टी डैश साइन थीटा जो है वो है मेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए मैं टी डैश साइन थीटा को लिख सकता हूँ, टी डैश साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, नाउ आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, राइट। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखो टी डैश कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टैन थीटा, और एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, एम कट जाएंगे, राइट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। तो मुझे v मिल गया, जो मुझे ढूंढना था, मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉब मिल गया। वेलोसिटी ऑफ बॉब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ बॉब विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, करेक्ट। ये आप याद रखना, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला, दैट इन अ कोनिकल पेंडुलम द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब हम निकालेंगे इसमें टाइम पीरियड, ठीक है। देखो v सर्कुलर मोशन है तो v को हमेशा आर ओमेगा लिखा जा सकता है, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ठीक है। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये आर में लेफ्ट में लेके चला जाता हूँ तो राइट में लेके चला जाता हूँ, तो 1/r रूट ऑफ आर जी टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको टी डैश क्यों लिखा, टी डैश मतलब टेंशन और कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, दोनों में फ़र्क होना चाहिए, इसलिए मैंने एक को टी लिखा और एक को मैंने टी डैश लिखा। तो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू, देखो ये आर को मैं रूट में ले लेता हूँ, तो अगर मैं आर को रूट में ले लूँगा तो ये नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। और मैं टैन थीटा को लिखना चाहता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक आर और एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो टाइम पीरियड का आंसर आएगा टी अपॉन टू पाई इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, राइट, रूट ऑफ आर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। अगर मैंने 2 पाई को राइट साइड में ले लिया तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर, ओके। साइन थीटा क्या है, देखो अगर मैं डायग्राम में देखूँ साइन थीटा विल बी इक्वल टू रेडियस, ये वाला डिस्टेंस, ऑपोजिट रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ कॉस थीटा को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, साइन थीटा को लिख सकते हैं r अपॉन l, तो r नीचे l ऊपर, करेक्ट। तो ये l ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो फाइनल आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई, r और r कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा कुछ छूट गया हमसे, शायद ये g छूट गया, राइट, यहाँ पे g भी है, g, तो यहाँ पे नीचे g भी आएगा, राइट। तो 2 पाई l cos थीटा बाई g, तो ये फाइनल आंसर है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, और ये है फाइनल फॉर्मेट जो आपको याद रखना है। तो टाइम पीरियड का फाइनल आंसर 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाई g, ये इसलिए इस तरह से याद रखना रहता है बिकॉज देखो आपका जो सिंपल पेंडुलम था उसका टाइम पीरियड था 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, और कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाई g। तो ये आपको फॉर्मूला इस तरह से याद रखना पड़ेगा। अब टेंशन की बात कर लेते हैं। पहले तो देखो ये वेलोसिटी मिल गया, ये हमको टाइम पीरियड भी मिल गया। अब हम लोग टेंशन के बारे में सोचते हैं। टेंशन आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा,
इसी फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखा जाए तो टी डैश इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा आप हमेशा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें से ढूंढ सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉनिकल पेंडुलम। अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम जैसा मिलता जुलता कुछ हमने रियल लाइफ में देखा है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो उस पर राइड भी किया होगा, राइट। तो मैं छोटा सा एक क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना, हार्डली 1 मिनट का क्लिप होगा, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Now let us talk about non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion, non-UCM. अच्छा देखो, UCM क्या होता है? The motion of an object around the circumference of a circle with constant speed. Speed change नहीं होता, right? मतलब ये जो टेंजेंशियल स्पीड है v, वो हमेशा सेम होगा UCM में, बट नॉन UCM में क्या होगा, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, राइट। मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, मतलब यहाँ पे स्पीड v1 होगा तो शायद यहाँ पे स्पीड v2 होगा, यहाँ पे स्पीड v3 होगा। तो नॉन UCM में क्या होता है, द स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बॉडी की स्पीड बदलती रहती है। जैसे कि आप पंखे की बात कर लो, पंखे को जब ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ते ही जाती है, और जब ऑफ करते हैं तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, राइट। तो नॉन UCM मतलब द स्पीड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, द स्पीड विल कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा, हम जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी वो टेंजेंशियल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT। Rate of change of tangential velocity with respect to time is nothing but tangential acceleration, AT। और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर नॉन UCM है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, करेक्ट है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी को हमेशा क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी को लिखा जा सकता है आर ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू AT, करेक्ट है। तो AT विल बी इक्वल टू वॉट, AT विल बी इक्वल टू, ये आर ओमेगा का आर तो बाहर चलाएगा क्योंकि रेडियस विल नॉट चेंज, इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और आपको याद रखना पड़ेगा कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं। तो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। अब ध्यान से सुनना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ कब आएगा, सिर्फ नॉन UCM में आएगा। UCM में क्या होता है कि v कांस्टेंट होती है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो नॉन UCM में ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉन UCM में एक्चुअली क्या होता है, 2 एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो हमेशा होगा, मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और उसके अलावा और एक एक्सेलरेशन होगा जो अलोंग द टेंजेंट होगा, और उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों के बीच में एंगल होता है 90। तो हम नॉन UCM में टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं कि 2 वेक्टर्स है AC और AT, और दोनों के बीच में एंगल 90 है, और हमने 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। लेकिन अगर थीटा 90 हुआ तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका आंसर आएगा रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये नॉन UCM की स्टोरी है जो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक पैरेललोग्राम टाइप कुछ बना लोगे तो ये जो होगा उसका रिजल्टेंट ये होगा A नेट, दिस इज़ द नेट एक्सेलरेशन। अब राइट, तो याद रखना नॉन UCM में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑफ कोर्स अगर 2 एक्सेलरेशन होंगे तो 2 फोर्स भी होंगे, एक होगा F टेंजेंशियल और एक होगा F सेंट्रीपिटल। और कॉमन सेंस की बात है कि F टेंजेंशियल का फोर्स होगा M, फॉर्मूला होगा M इंटू A टेंजेंशियल, और F सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होगा M इंटू A सेंट्रीपिटल, या ये होगा M R अल्फ़ा, करेक्ट है, और ये होगा M V स्क्वायर बाय R, करेक्ट। जैसे नेट एक्सेलरेशन था रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, उसी तरह से नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, देखो सिर्फ M इंटू A नेट, ख़त्म, राइट। तो ये नॉन UCM की स्टोरी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी स्पीड बदलेगी, चेंज होगी, तो 2 एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल और
टेंजेंशियल दोनों। जैसे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्चुअली 2 एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल, क्योंकि वहाँ पे स्पीड अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होती है। हम जानते हैं सबसे ज़्यादा स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे होगी, फिर सबसे कम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, करेक्ट। और सेकेंड लेक्चर के फॉर्मूलाज की ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पे, और थर्ड लेक्चर के फॉर्मूलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी इस लेक्चर के लिए, बिकॉज इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी देर बाद सम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज, तो ये कॉन्वेक्स टाइप का ब्रिज है, और हम सब जानते हैं कि अगर गाड़ी बहुत स्पीड में चलाएंगे तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी गाड़ी कांटेक्ट छोड़ देगी, वो सीधा उड़ जाएगी इस रास्ते पे से। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी डाल देता हूँ, आप देखना कि अगर आप एक स्पीड ब्रेकर टाइप्स, अब कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब स्पीड ब्रेकर टाइप्स ही है, राइट। अगर आप एक स्पीड ब्रेकर पे बहुत तेज से गाड़ी चलाओगे तो क्या हो सकता है, राइट। तो आप वो वीडियो थोड़ा देख लेना, एक मिनट का क्लिपिंग होगा, आप देख लेना। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, राइट। देखो, सो व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, तो समझो व्हीकल यहाँ पे पहुँच गई है, और याद रखना व्हीकल रुकी नहीं है, व्हीकल चल रही है। अगर व्हीकल रुकी होती टॉप पे तो आप बोल सकते कि अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, बट रियलिटी में व्हीकल चल रही है, इसलिए ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल नहीं है। अगर व्हीकल चल रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए mg विल बी ग्रेटर देन n। आप याद रखना, since vehicle is moving, क्योंकि व्हीकल चल रही है, ओके, since vehicle is moving mg will be greater than n, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर mg और n इक्वल हो जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगा, तो mg इज ग्रेटर देन n। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, देखो अगर n नहीं होता, आप डायग्राम अच्छे से देखना, अगर n नहीं होता तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, और वो है mg। लेकिन n है और उल्टे डायरेक्शन में है, तो n एक्चुअली mg के साथ ऐड नहीं हो रहा है, वो mg को कैंसिल कर रहा है, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mg माइनस n, करेक्ट है। सो देयरफॉर व्हाट इज n इक्वल टू, n इज इक्वल टू व्हाट, mg माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का आंसर आएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो आप देखो ध्यान से, तो आपका स्पीड है ना नेगेटिव टर्म में है, मतलब माइनस mv स्क्वायर बाय आर है, मतलब अगर आप अपना स्पीड गाड़ी का बढ़ाते जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, और कभी ना कभी नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इक्वल टू 0 होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इक्वल टू 0 मतलब आपकी गाड़ी की कांटेक्ट छूट जाएगी रोड के साथ, राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ n इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन, तो हम लिख पाएंगे mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आंसर आएगा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, m और m कैंसिल, राइट। तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी आएगा, या v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, करेक्ट है, राइट। तो देखो ये वो स्पीड है जहाँ पे आपकी नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। सो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब इस स्पीड पे आपकी गाड़ी जस्ट कांटेक्ट छोड़ देगी रोड के साथ, तो आपको कभी भी इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है। अगर आपने गाड़ी इससे ज़्यादा स्पीड में चलाई तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी टॉप तक तो पहुँचेगी, उसके बाद सीधा फ्लाई कर जाएगी, राइट, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो एंड नॉट गुड फॉर द व्हीकल ऑल्सो। सो दिस इज़, यू कैन से द मैक्सिमम स्पीड okay on the top of a convex bridge so that the body continues without losing contact। तो ये आपका मैक्सिमम स्पीड है। आप इससे ज़्यादा स्पीड में अगर यहाँ पे पहुँचे टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो आपकी गाड़ी कांटेक्ट छोड़ देगी, राइट। तो ये दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, राइट। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, बच्चे ये गलत कर जाते हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं सर n और mg इक्वल क्यों नहीं है। अरे n और mg इक्वल होंगे तो फिर नेट फोर्स 0 हो गया बॉडी पे, तो बॉडी घूम क्यों रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा। तो याद रखना, क्योंकि बॉडी चल रहा है इसलिए n और mg इक्वल नहीं है, mg विल बी ग्रेटर देन n, और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mg माइनस n, ठीक है। तो ये देखो, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा।